वेब सीरीज स्टोरी एक्सप्रेस प्रेजेंट्स द अफेयर। इस कहानी में अब जोनी अपनी माँ की मौत के जुड़े राज के बेहद करीब पहुँच गई है। पर क्या वो बेन को ढूंढ पाएगी? पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। उधर पास में नोआ हेलेन के पास जाकर फिर से उसे अपना लेने की विनती कर चुका है, पर हेलेन को अब नोआ की कोई फिक्र नहीं। आज सबसे पहले नोआ की कहानी बयां होगी। वो फिलहाल तो विटनी को लेकर घर पहुंचा है, वहाँ जहाँ ब्रूस और मार्गारेट रहते हैं। यहाँ ब्रूस नोआ को पहचान नहीं पाया। उसे अल्जाइमर है, चीज़ों को, इंसानों को भूल जाता है। अब ब्रूस से किसी को भी बात करने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। जब हेलन का जिक्र हुआ तब ब्रूस ने कहा, कौन हेलन? मार्गारेट को यह भी बताना पड़ा कि हेलन कौन है, पर इस बार वो उस पर भड़क उठी। विटनी की शादी के पैसे अरेंज नहीं हो पा रहे हैं। जब मार्गारेट ने देने से इनकार किया तब नोआ ने विटनी को ऑफर हेल्प की, पर विटनी ने कहा, हम सिटी हॉल में शादी कर लेंगे। नोआ ने आगे कहा, अभी अभी मुझे एडवांस मिला है और वो पैसे इससे और बेहतर जगह कहाँ इस्तेमाल होंगे। प्लेट के पैसे बच गए हैं क्योंकि घर में ही बहुत सारी प्लेट्स हैं। मार्गारेट ने प्लेट्स वाली अलमीरा को खोल दिया। इस शादी में खर्चों को जितना कम किया जा सकता है कम किया जा रहा है। रास्ते में जाते हुए लॉबस्टर रोल में रुके। ये दोनों बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी लुइजा यहाँ पर पहुंची। लुइजा का दरअसल मार्गारेट और ब्रूस के घर से पुराना नाता है। उसकी माँ ने पूरी उम्र उनके घर में काम किया था। लुइजा ने भी एक समर उस घर में बेबी सिटिंग की थी। नोआ ने लुइजा को बताया कि वे विटनी की शादी की प्लानिंग टाउन हॉल में कर रहे हैं। नोआ यहाँ से कुछ ऑर्डर बुक कराना चाहता है। लुइजा ने कहा, ये सब तो अब यहाँ के नए ओनर्स डिसाइड करेंगे, मैं तो बस अपना कुछ सामान लेने आई थी। नोआ ने जानना चाहा कि अब लुइजा कहाँ जाएगी। लुइजा ने कहा, मैं वापस न्यूयॉर्क जाऊँगी। नोआ को लगा कि वो कोल के साथ जा रही है, पर लुइजा ने उसकी गलतफहमी दूर करते हुए कहा, अब हम साथ में नहीं हैं, हम अलग हो चुके हैं। वो जोनी को लेकर वर्मोंट हमेशा के लिए जा रहा है। आज मुझे उनका सामान पैक करना है और विटनी, तुम्हारी शादी पर तुम्हें बधाई। नोआ ये सब जानकर बड़ा हैरान हुआ है कि कोल का रिश्ता लुइजा से टूट गया है। वो लॉबस्टर रोल के बाहर निकलकर उसे बात करने लगा। उसने कहा, मुझे माफ़ करना, मुझे तुम दोनों के बारे में पता नहीं था। क्या मैं आखिरी बार जोनी से मिल सकता हूँ? पता नहीं फिर मैं उसे कभी देख भी पाऊँगा या नहीं। मैंने भी 2 साल तक उसकी परवरिश अपनी बेटी समझकर की थी। लुइजा ने कहा, यह संभव नहीं है। तुम जब चाहो उससे मिल लो, जब चाहे चले जाओ, ये उसके लिए अच्छा नहीं है। ये सब कहकर लुइजा चली गई। ड्रेस स्टोर पर विटनी और नोआ पहुंचे विटनी की वेडिंग ड्रेस को खरीदने के लिए। विटनी कोशिश कर रही है कि वो सस्ते से सस्ता ड्रेस खरीदे इस शादी में। वो नोआ पर ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहती, पर फिर भी जो ड्रेस वो पहनकर आई है वो भी इतनी महंगी है कि नोआ ने कहा, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। विटनी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अभी इसे बदल कर आती हूँ। पर यहाँ इनके रेंज की कोई भी ड्रेस नहीं है, सारी ड्रेस आउट ऑफ रेंज है। यहाँ के स्टाफ ने नोआ को डांटते हुए कहा, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपने हमारा टाइम क्यों वेस्ट किया? विटनी ने कहा, उनकी गलती नहीं है, ये मेरा आइडिया था, मैं भी बेवकूफ़ हूँ। भला एक शादी के एक दिन के लिए $17,000 कौन खर्च करता है? बेवकूफ़ी करते होंगे, मैं नहीं करूँगी। इस स्टोर में इनके बजट की ड्रेस नहीं मिली, लिहाजा दोनों बिना ड्रेस लिए ही चले गए। रास्ते में विटनी ने कहा, डैड, मैं जानती हूँ आप मेरे लिए इतना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप कोई अपने ऊपर गिल्ट मत रखना। जो चीज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते उसके बारे में सोचने का क्या फ़ायदा? नोआ ने कहा, क्यों ना तुम हेलन की ड्रेस पहन लो, हेलन ने उसे अभी भी संभाल के रखा होगा, शायद ये आइडिया तुम्हें पसंद नहीं आया होगा। विटनी ने कहा, नहीं, ये बहुत अच्छा आइडिया है, मैं वही ड्रेस पहनूंगी। घर पहुँच मार्गारेट ने कहा, वो ड्रेस तो बकवास थी, हेलन बेहद बदसूरत दिखती थी उसमें। विटनी नहीं मानी और अलमीरा से निकाल कर उसे पहनने गई। जब वो पहन कर आई तब नोआ को ये पसंद आया। विटनी को भी ये ड्रेस पसंद आई है, ये अच्छी भी है और पैसे भी बच रहे हैं। पर थोड़ी देर में वो रोने लगी। नोआ उसके पास गया और मनाने लगा। उसने कहा, अगर तुम्हें ड्रेस पसंद नहीं तो मैं पैसे अरेंज कर दूंगा, तुम रो मत। विटनी ने कहा, ड्रेस की बात नहीं है, मैं जानती हूँ कि ये शादी एक डिजास्टर होने जा रही है। नोआ ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, प्लेट्स अरेंज हो गए हैं, मैंने टेंट के अरेंजमेंट के पैसे जुटाने शुरू कर दिए हैं, सब ठीक हो जाएगा। विटनी ने कहा, नहीं, वो बात नहीं है, मैंने कोलिन को चीट किया है, मैं उसे बताना चाहती हूँ। नोआ ने उसे गले से लगाया और कहा, विटनी, जो हुआ उसे भूल जाओ, अब तुम कोलिन से प्यार करती हो और इस रिश्ते को अब तुम निभाओ। विटनी ने कहा, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं कोलिन के साथ वो न करूँ जो आपने माँ के साथ किया। नोआ ने कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, मेरी गलतियों से तुम सीखोगी। विटनी ने भी नोआ की बात को सुनकर उसे एक्सेप्टेंस दी है। फिलहाल नोआ के लिए एक नई मुसीबत आई है। उसकी पुरानी असिस्टेंट ईडन ने इल्ज़ाम लगाया है कि जब वो उसकी असिस्टेंट थी
तब नोआ ने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी। नोआ को अब इसमें भी डील करना है। और अब कहानी का अगला हिस्सा, जिसमें जॉनी की कहानी बयां होगी। ईजे की मदद से उसने बेन का एड्रेस निकाल लिया और अब वो पहुंची है उसके घर। बेन अब बहुत बूढ़ा हो चुका है। जॉनी ने कहा, मुझे बस आपके क्लिनिक के बारे में पूछना है, मुझे मदद की भी ज़रूरत है, मुझे PTSD है। बेन ने उसका नाम जानना चाहा। जॉनी ने एक फेक नाम बताया है, गैब्रियल। बेन यहाँ लोगों को थेरेपी देता है। उसने जॉनी को अपना गार्डन भी दिखाया। जॉनी उसे देखते जा रही थी। वो सोच रही है कि इतना सिंपल इंसान खून कैसे कर सकता है। जब ये घर के अंदर बैठे थे तब जॉनी ने कहा, मुझे PTSD है, मैं लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाती, उन्हें प्यार नहीं कर पाती। बेन ने कहा, ऐसी फीलिंग्स बचपन से जुड़ी होती हैं, कोई ट्रॉमा लगा होगा आपको। मैं आपको EMDR थेरेपी दूंगा, पर उसके लिए पूरी तरह ओपन होके तुम्हें मुझे बताना होगा अपने बारे में। और मैं अपना हर सेशन रिकॉर्ड करता हूँ, तो मुझे ये भी रिकॉर्ड करना होगा। जॉनी थोड़ी डरी हुई सी लग रही है। बेन ने उसे एक पेपर पर साइन करने को कहा, एक प्रोसीजर के तहत। जॉनी ने साइन कर दिया। बेन ने कहा, इस थेरेपी यानी EMDR में हम आपके जीवन के किसी एक इवेंट जिसने आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ दी हो उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आप अपनी कोई एक घटना बताइए जब आपको महसूस हुआ कि आपको दूसरों को प्यार करने में परेशानी आ रही है। जॉनी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मेरे बॉयफ्रेंड से अभी लड़ाई हुई है। जॉनी के लिए इस समय झूठ पर झूठ बोलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बेन ने थेरेपी के तहत जॉनी का हाथ पकड़ा और कहा, तुम उस इंसिडेंट के बारे में याद करो और बताओ क्या हुआ था। जॉनी ने बजाय अपनी कहानी सुनाने के वो कहानी कही जब बेन एलिसन के पास आया था। एलिसन उसे तिरस्कृत किया था उसकी शादी वाली बात ना बताने के लिए। यहाँ उन दोनों में बहसबाजी हुई थी। जॉनी अपनी कहानी में अपनी तरफ से भी चीज़ें जोड़ती जा रही थी। बेन ने इस थेरेपी को रोक दिया और कहा, ये ऐसे काम नहीं करता, तुम झूठ पर झूठ बोले जा रही हो। बेन उठा, खड़ा हुआ और फिर उसकी तरफ घूम कर कहा, मैंने तुम्हारी माँ से ये शब्द नहीं कहे थे, मैंने तुम्हारी माँ की बहुत रिस्पेक्ट की थी। जॉनी के चेहरे के भाव बदल गए। उसे हैरानी है कि बेन सब कुछ समझ चुका है। बेन ने कहा, हाय जॉनी, मैंने तुम्हें तुम्हारे बचपन में देखा था, तो तुम मुझ तक पहुंची गई। क्यों ना फिर से उसी सवाल से शुरू करें जहां से हमने हमारी मुलाकात शुरू की थी। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? जॉनी ने कहा, आपने मेरी माँ को क्यों मारा? बेन ने कहा, हाँ, मैंने तुम्हारी माँ को मारा था। ये सुनते ही जॉनी को झटका सा लगा। मतलब उसके बचपन से उसके मन में जो सवाल उठ रहे थे सब सही थे। वो सोच रही है, मेरी माँ ने खुदकुशी नहीं की थी, वो चाहे जैसी भी हो, वो यूं मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ये तो बेन ने किया था। बेन ने कहा, इस बात ने मुझे सालों परेशान किया है। मैं ये भी सोचता रहा कि एक छोटी बच्ची से मैंने उसकी माँ छीन ली। मैंने तुम्हारी फिक्र भी की थी, पर क्या तुम और भी कुछ जानना चाहती हो? जॉनी इस समय डरी भी है। उसे डर है क्योंकि वो एक कातिल के सामने बैठी है। उसने बेन से कहा, तुम मुझसे थोड़ी दूरी पर खड़े हो जाओ। बेन ने ऐसा ही किया। उसने कहा, मैं तुम्हारी माँ को अभी भी मिस करता हूँ, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। जॉनी ने पूछा, तो उन्हें मारा क्यों? आपने मुझसे मेरा बचपन छीन कर मुझे सदमा दे दिया। बेन ने कहा, मैं उस समय साइकोटिक ब्रेक पर था। जब मैं उस काउंसलिंग संस्था में तुम्हारी माँ से मिला तब मुझे डॉक्टर्स ने कई ड्रग दिए थे मेडिसिन के तहत। मैं अपना दिमाग खो चुका था। मैं रातों को सो नहीं पाता था। उस रात मैं एक राक्षस बन गया था, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। जॉनी आगे भी जानना चाहती है कि हुआ क्या था। बेन ने कहा, हमारी मेरी शादी को लेकर आर्गुमेंट हुई थी। वो मुझे जाने को कह रही थी पर मैं नहीं गया। वो मुझसे दूर जाने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा पर अपने आप को दूर करने के क्रम में वो बुक शेल्फ से टकरा गई। जब तक मैं उसके पास जाता, एक हार्ड मूर्ति लॉर्ड कृष्णा की उसके सिर पर गिरी और वो मर चुकी थी। जॉनी ने सिसकते हुए पूछा, तो ये सब एक एक्सीडेंट था? बेन ने कहा, बिल्कुल। तुम्हें क्या लगता है मैं उसे मारूंगा? ये कहकर वो विलाप करने लगा। जॉनी ने पूछा, अगर आपको अपने गिल्ट का इतना ही अफसोस है तो आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए? बेन ने कहा, इससे क्या होता, एलिसन तो वापस आती नहीं। अब मैं लोगों को थेरेपी देता हूँ, कई जिंदगी मैंने सुधार दी है, पर अपनी इस कहानी में उसने बहुत सी बातों को छिपा लिया है। बेन की बातों से ऐसा लग रहा है कि वो बहुत सी चीज़ें मैनिपुलेट करता जा रहा है, पर क्या जॉनी उसकी बातों को सच मान लेगी? इसके बाद बेन ने कहा, तुम अगर चाहो तो पुलिस को फ़ोन कर सकती हो, या फिर ये रही गन, तुम मुझे मार सकती हो। जॉनी ने कहा, अगर मुझे आपको मारना होगा तो मैं गन से नहीं मारूंगी, इससे तो क्विक डेथ होगी। मैं तो तुम्हारे बॉडी के हिस्से काट दूंगी और तुम्हें उससे खून बहता हुआ दिखाऊंगी, और तब तक दिखाते रहूंगी जब तक तुम मर नहीं जाते। बेन ने कहा, ठीक है,
तुम्हें जैसा ठीक लगे, मैं तो यहीं हूँ, तुम डिसाइड कर लो तुम मुझे कैसी मौत देना चाहती हो। जोनी बड़ी तेजी से ईजे के पास पहुंची है। ईजे से मुलाकात करके उसने सब कुछ बता दिया है। ईजे ने पूछा, तो अब तुम क्या करने वाली हो, पुलिस को बुलाओगी? जोनी ने कहा, मुझे तो यही ठीक लग रहा है। ईजे को ये बेन साइकोपैथ लग रहा है। जिस कूल तरीके से उसने अपने क्राइम की बात बताई है, ऐसा तो कोई साइकोपैथ ही कर सकता है। पर जोनी ने कहा, वो साइकोपैथ नहीं है, उसे अपने गुनाह का पछतावा है। पूरी लाइफ उसने इस पर काम किया है। इस गिल्ट से बाहर निकलने की उसने बहुत कोशिश की है। एजे ने सुझाव दिया कि वो उसे पुलिस के हवाले कर दे, फिर पुलिस डिसाइड करेगी कि उसके साथ क्या करना है। एजे ने आगे भी कहा, बेन ने क्राइम तो किया ही है। उसने एलिसन को मारा, उसके मेंटल इलनेस को मैनिपुलेट करके अपने आप को निर्दोष साबित कर दिया और इसे एक सुसाइड घोषित कर दिया। ये क्राइम नहीं तो और क्या है? अब वो चाहे सॉरी ही क्यों ना फील करे, पर तुम्हारी माँ के साथ तो न्याय होना चाहिए ना, और वो तो डूब कर मरी थी ना। ये सुनते ही जोनी को जैसे एकदम से कुछ समझ आया। उसने कहा, हाँ, वो तो डुबा कर मारी गई थी, उनके लंग्स में पानी मिला था। इसका मतलब बेन ने काफ़ी कुछ चीज़ें छिपाई हैं। इसके बाद जोनी डिटेक्टिव क्लार्क और वुड्स को लेकर बेन के घर पहुंची है। जोनी ने बेन से कहा, मैंने अपना डिसीजन बना लिया है, तुम्हें जेल जाना होगा। पर यहाँ बेन ने अपना नया पत्ता खेला। उसने कहा, आप लोगों को ये लड़की कहाँ मिली? ये मेरे पेशेंट में से एक है। जोनी ने बड़े हैरानी से बेन को देखा। उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या साजिश हुई है। बेन डिटेक्टिव्स को अंदर ले गया। उसने वो पेपर दिखाया जहाँ जोनी ने साइन किए हैं। इसमें लिखा है कि वो अपने आप को ट्रीटमेंट के लिए इस साइकेट्रिक सेंटर में लाती रहेगी। उसने एक फाइल भी बनाई है जोनी के नाम की। उसके हिसाब से जोनी 3 हफ्तों से उसकी पेशेंट है। वो यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आती रहती है। उसे PTSD की समस्या है और 7 साल की उम्र से ही वो फैंटेसीज और डिल्यूजन में रहती है। बेन ने आगे भी कहा, कल तो इन्होंने हद ही कर दी, मुझे जान से मारने की धमकी देने लगी। मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। बेन ने वो रिकॉर्डिंग सुनाई है जिसमें जोनी ने बेन को मारने की धमकी दी थी। इसमें बेन ने काफ़ी सारे हिस्से एडिट कर लिए हैं। जोनी ने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। डिटेक्टिव ने कहा, तो क्या ये आवाज़ आपकी नहीं है? जॉनी ने कहा, आवाज़ तो मेरी है। पर जॉनी ने इन डिटेक्टिव्स को समझाने की कोशिश की कि बेन का उसकी माँ से रिश्ता था, पर उसकी बात का इन दोनों डिटेक्टिव्स ने भरोसा नहीं किया। बेन ने कहा, मुझे एलिसन की मौत का कसूरवार भी मानती है, जबकि पुलिस मुझे सालों पहले निर्दोष साबित कर चुकी है। दरअसल बेन अपने बूढ़े होने का फ़ायदा भी उठा रहा है। उसने आगे कहा, जॉनी इस समय सदमे में है। वो बेचारी ये सच कबूल नहीं कर पा रही है। वो तो खुद भी कई बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी है। जॉनी ने उसकी गन ढूंढने की कोशिश की, पर बेन ने कहा, तुम क्या बात कर रही हो जॉनी? मेरे पास कोई गन नहीं है। मैं यहाँ थेरेपी सेंटर चलाता हूँ, भला मैं गन क्यों रखूँगा? गन तो इस बिल्डिंग में पेशेंट्स के लिए बहुत खतरनाक साबित होगी। डिटेक्टिव ने जॉनी से सवाल किया, अगर आप यहाँ पेशेंट नहीं हैं तो भला आपने इस फॉर्म पर साइन क्यों किया? जॉनी की बातें कोई नहीं सुन रहा। डिटेक्टिव्स ने बेन से पूछा, अगर आप चाहें तो जॉनी के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, हम उन्हें आपकी प्रॉपर्टी से बाहर खदेड़ देंगे। बेन ने कहा, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, वो मेरी पेशेंट है, मैं खुद उसका इलाज करूँगा, और वैसे भी उसे मेरी मदद की ज़रूरत है। इस तरह डिटेक्टिव्स यहाँ से चले गए। इनके जाने के बाद जॉनी ने बेन को धमकी दी और कहा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। बेन ने कहा, अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पुलिस अब तुम पर नज़र रखेगी। तुम बाकी ज़िंदगी जेल में बिताओगी। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो तुम्हारे बच्चे बिना माँ के बड़े होंगे, जैसे तुम हुई। जॉनी को हैरानी हुई। उसने पूछा, तुम्हें मेरे बच्चों के बारे में कैसे पता? ओह, तो तुमने इतने सालों से मुझ पर नज़र रखी है। तुम्हें मालूम था कि कभी ना कभी मैं तुम तक पहुंच जाऊंगी, और तुमने पेशेंट डॉक्टर का नाटक किया ताकि तुम मुझे पेशेंट साबित कर सको। मेरी माँ को जब तुमने समंदर में फेंका तब उनकी सांसें चल रही थी। तुमने मेरी माँ को जिंदा ही समंदर में फेंक दिया और बाद में इसे सुसाइड साबित कर दिया, मेरी माँ की सुसाइडल टेंडेंसी की हिस्ट्री बताकर। और वैसे ही तुमने मुझे भी सेटअप कर दिया, मुझे पेशेंट घोषित कर दिया। कितने नीच हो तुम। बेन ने कहा, तुम कुछ ड्रिंक लोगी? मैं जेल नहीं जाना चाहता था, इसलिए ये सब किया। मैंने तो अफगानिस्तान में भी कई सिविलियंस को मारा था। जब मैंने वहाँ लोगों को मारा और वो क्राइम नहीं था, तो मैं यहाँ लोगों को मारूं तो ये कैसे क्राइम हो गया? इनमें डिफरेंस क्या है? जॉनी बेन को मारने को दौड़ी, पर बेन ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे ज़मीन के बल पटक दिया। वो उसका गला दबाकर ज़ोरों से दबाए उसकी जान लेने वाला था। उसने कहा, अब मैं समझ पा रहा हूँ, तुम यहाँ एलिसन के लिए नहीं आई, तुम तो अपने दर्द से छुटकारा पाने आई हो। पर मैं तुम पर यह एहसान नहीं करूँगा। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम्हारे इस दर्द से मैं तुम्हें रिहा करने का एहसान नहीं कर सकता। तुम इसी दर्द में रहो। इसी नोट पर कहानी का यह हिस्सा यहीं समाप्त हो गया।
अब आगे जोनी क्या करने वाली है ये हमें आगे के पार्ट्स में पता चलेगा। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।